हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे इस तरीके से है कि नीचे कुछ गलत वाक्य हैं और हर एक वाक्य में गलती को पहचानना है और इस अध्याय के आधार पर यानी इस पाठ के आधार पर उसको ठीक करके लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो आपको इस वाक्य में गलती पहचाननी है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपको पता चलेगा। फर्स्ट लाइन में ही कहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, तो यहीं पे ये वाला जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है यही आपका गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी नेता थे उन सभी का ऐसा मांग था कि अपना जो कंट्री हो वो लोकतांत्रिक हो। यानी अपना कंट्री कहने का मतलब इंडिया की बात हो रहा है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है कि भारत कैसा देश हो तो एक लोकतांत्रिक देश हो, यहाँ पे सभी लोगों का अधिकार हो। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है। तो देखिए इसको सुधार कर हमने कैसे लिखा है, तो चलिए अब देखते हैं इसका। देखिए हमने सुधार कर लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में आम सहमति बनी थी कि देश को स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरीके से सुधरा हुआ वाक्य है, इस तरीके से आपको सुधारना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान की बंटवारा नहीं होता। यानी भारतीय संविधान सभा की जो सभी सदस्य थे वो हर एक बात की गई बात पर सहमति नहीं थे, लेकिन आगे चल करके सहमति बनाए और संविधान का निर्माण किए। तो देखिए कैसे, तो इसका भी यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझाए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान विचार रखा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी पॉइंट सुधर गया। अब थोड़ा सा बढ़ते आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर ग में कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो इस प्रश्न में ऐसा यहाँ पे बात सही कही गई है कि जिस देश में संविधान का निर्माण होगा वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसा लिखा भी है कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना अति आवश्यक होता है। यानी जिस देश में लोकतांत्रिक है वहाँ पे यदि संविधान नहीं होगा तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर घ कहता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। संविधान देश का तो सर्वोच्च कानून होता ही है, लेकिन आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, तो यही यहाँ पे गलत बात है। ठीक है, और इसको हम लोग सुधार के लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने लिखा है कि समाज में आकांक्षाओं में बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान में बदलाव किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और संविधान में ऐसा लिखा भी गया है कि यदि समय आने पर या कह सकते हैं यदि आपको किसी चीज़ में गलत नज़र आती है तो आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था।
तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप इसको सही कीजिए। कहता है फर्स्ट में कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का, सेकंड में ग में दिया है स्त्रियों और पुरुषों का, ग में दिया है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, और घ में दिया है रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत लोगों का। तो इसका क्या सही जवाब होगा, इसमें आप अच्छे से इसको क्वेश्चंस को पहले एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान लागू हुआ था और या कह सकते हैं जो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश बना था, तो उसको बनाने में सबसे ज्यादा कौन सा टकराव इनमें महत्वपूर्ण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। यानी अल्पसंख्यक जो गोरे लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी जो संविधान नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन बहुसंख्यक थे अश्वेत, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने अपना काम को अंजाम दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन ग में कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो इसका सही जवाब आपके ऑप्शंस से चुनना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं क में कि शासन प्रमुख के अधिकार, ख में दिए गए हैं शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन घ में दिया गया है विधायिका के अधिकार, और ऑप्शन घ में दिया गया है देश का नाम। तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं होता है, तो ये जो प्रावधान आपके सामने है कि शासन प्रमुख का नाम, यही प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ग हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। शासन प्रमुख का नाम लोकतांत्रिक संविधान का प्रावधान नहीं होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाइए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए हैं इनको मेल करना है कि कौन किस में मेल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भी मेल कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू को मेल करना है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू क्या थे, तो ये 1928 में भारत का संविधान इन्होंने बनाया था। मोतीलाल नेहरू का क्या हो जाएगा मतलब क का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, क का हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी ख का क्या हो जाएगा, ख का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसको मिला देंगे इसमें, यानी कि हम लिख सकते हैं ग का 1। ठीक है, फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू आती है, तो सरोजिनी नायडू जो थी ये संविधान सभा की सदस्य थी, यानी आप मिला सकते हैं घ का 2, और इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप कहा गया है कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा भी है कि नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा कि उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों से छूटकर नए स्वतंत्र भारत नींव रखने जा रहा था, और उस भारत के पास अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी। इसी के वजह से नेहरू जी ने कहा कि अब हमें सुस्ताने और आराम करने का टाइम नहीं है, हमें अपने काम में जुटे हुए रहना चाहिए, हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर उसके बाद ख में कहा गया है कि नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। तो इसका भी उत्तर हमने लिखा है। उत्तर में लिखा है कि नए भारत के सपने संविधान सभा के माध्यम से विश्व से जुड़ा है, क्योंकि आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है एवं इन जिम्मेदारियों का भली भांति पूर्णतः निर्वहन करना इस सभा का ही कर्तव्य है। तो
तो इस तरीके से नए भारत का सपना विश्व से जुड़ा हुआ था। ग में आइए, ग कहता है कि वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। यानी वे कहने का मतलब यहाँ पे है कि नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो उत्तर में हमने लिखा है कि नेहरू जी संविधान निर्माताओं से भारत की सेवा करने की शपथ चाहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है और आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क में कहता है संप्रभु, इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। गणतंत्र, फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होगा। बंधुत्व, शासन प्रमुख का एक चुना हुआ व्यक्ति है। और घ में धर्मनिरपेक्ष। तो ये सभी यहाँ पे गलत लिखे गए हैं, इसको सुधारना है। तो संप्रभु में क्या हो जाएगा, संप्रभु में होगा कि फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। और ऊपर देखिए संप्रभु के सामने क्या लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, यानी शासन के लिए एक चुना हुआ व्यक्ति ही गणतंत्र का मतलब होता है। फिर उसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना, भाईचारे बनाए रखना। फिर उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। यानी यहाँ पे कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा कि कोई भी एक खास धर्म का मान्यता नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी लोग सभी तरह के धर्म मान सकते हैं, सभी को ऐसा आजादी दी गई है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से लिखना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे आपको बताया है। देखिए कहता है कि कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखता है। वहाँ के अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूद संविधान में संशोधन करके उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो आप यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था बनाने में जो दिक्कतें आई थी, उनके बारे में आप अपने मित्र को लिखिए कि आपको भी आप उसको इस तरह से राय दीजिए कि आने वाले समय में तुम्हारा भी देश में यानी तुम्हारे कंट्री में फिर से मेरे जैसा यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो सकेगा। तो चलिए हमने लिखा है प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र के जगह पे आप यहाँ पे किसी का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे प्रिय मित्र रोहन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिय मित्र रोहन करके, ठीक है। तो आप लिखिए प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है जिसके माध्यम से मुझे नेपाल के राजनीतिक शासन का पता चला। वहाँ के राजशाही शासन का विरोध कर रहे तमाम पार्टियों के नेताओं का संघर्ष यह दर्शाता है कि नेपाल में लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है तथा उनके विचारों को दमन किया जा रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान इसी प्रकार का संघर्ष यहाँ के जनता को ब्रिटिश हुकूमत से करना पड़ता था, तब जाकर लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी। इस प्रकार वहाँ भी संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोगों को अधिकार तथा स्वतंत्रता मिल सकेंगे, जिससे समस्त नेपालवासी का विकास संभव हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में नेपाल में भी लोकतंत्र कायम हो सकेगा। और इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे ऐसे करके, तुम्हारा यहाँ पे लिखना तुम्हारा विश्वासी मित्र, तुम्हारा विश्वासी मित्र, और यहाँ पे आप नाम एड्रेस वगैरह डाल देना
क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कथन है? कथन में कहा गया है कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन या कथन दी गई हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे कथन है, बहुत चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखे गए हैं जो गलत हैं। देखिए हमने यहाँ पे सुधार कर लिखने की कोशिश करी है। हमने लिखा है कि ब्रिटिश शासकों ने उपहार के रूप में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं दी, बल्कि काफी लंबे संघर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्रांतीय असेंबलियों के जरिए इस व्यवस्था में काम करने का हम लोग प्रशिक्षण पाए हैं और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि उन्होंने हमें दान के रूप में दी है, उपहार के रूप में दी है, लेकिन अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी थी। हमने उससे संघर्ष करके, लड़ाई करके हमने उससे अपना लोकतांत्रिक देश बनाया या लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया है। उसके बाद आइए ख क्वेश्चन में। ख क्वेश्चन कहता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान औपनिवेशिक शासक ने भारतीय लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी थी। लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सका। यानी यहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं दिया गया था और आज़ादी नहीं देने की वजह से यहाँ पे लोग विरोध किए और विरोध करने के बाद यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब आते क्वेश्चन नंबर ग पे। क्वेश्चन नंबर ग कहता है कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा भी है। हमने उत्तर में लिखा है कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को पूरी आस्था लोकतंत्र में थी, इसलिए नौ स्वतंत्र राष्ट्रों के अधिकांश राष्ट्रों ने अपनी शासन व्यवस्था में इसे अपनाया, जो हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण बताइए। तो उत्तर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के जो नियम है उसकी हैसियत सभी कानून के बराबर नहीं है। इसका जो हैसियत है वो अन्य कानून से अधिक है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है, इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून से अधिक होता है और इसी के द्वारा ही अन्य कानूनों की रक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर ख पे आइए। ख कहता है कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अर्थों का गठन किस तरह होगा। उत्तर में हमने लिखा है कि इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि संविधान ही शासन के विविध अर्थों को स्पष्ट तरीके से उसकी व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आइए ग में। ग कहता है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। उत्तर में हमने लिखा है, इस कथन से सहमत है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से की गई है, ताकि दोनों में टकराव की संभावना कभी ना हो। घ में आइए। घ कहता है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है।
संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो उत्तर में हमने लिखा है इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि संविधान को मूल्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है जो संस्थाओं द्वारा संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमने यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों के संविधान से तुलना करना है। तो आप ऐसे भी तुलना कर सकते हैं कि हमारा जो संविधान है अन्य देशों की तुलना में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हमारे यहाँ एक राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग व्यवस्थाएं दी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान और विश्व के संविधान में। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उससे सहमत हैं? अपने कारण को बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन यहाँ मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ किसी भी धर्म को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ख में आइए। ख कहता है भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है न कि वंशानुगत है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति जो बनते हैं वो चुन के बनते हैं, उनको निर्वाचित किया जाता है, उनकी जो योग्यता है उससे उनको सिद्ध करना होता है, तभी वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते हैं। और ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वंशानुगत नहीं है, यानी वंशानुगत कहने का मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पुत्र सपुत्र ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर ग पे। क्वेश्चन नंबर ग कहता है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस कथन से सहमत है, क्योंकि भारत के संविधान नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करती है, इसलिए नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर घ में आइए। घ कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस कथन से सहमत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं और भारत में वास्तव में ऐसी स्थिति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में कहा गया है कि विशालतम और व्यापक संविधान, ख में कहा गया है धर्मनिरपेक्षता, ग में कहा गया है मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य और घ में साम्यवाद शासन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भारत संविधान की निम्नलिखित में कौन विशेषताएं नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन घ होगा, क्योंकि भारत के संविधान में साम्यवादी शासन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन कौन से नेता सक्रिय थे, इनकी पहचान करें तथा इनके बारे में सूचना को एकत्र कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के सक्रिय नेताओं में डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। यहाँ पे सिन्हा छूट गया, आप लोग लिख लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे आप लोग
कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनमें प्रमुख थे, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहा है कि सूचना को एकत्र कीजिए, तो हमने आपको एक माध्यम बताया कि आप इस माध्यम में इसमें लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।